गुड इवनिंग। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 12th क्लास के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने इसके लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर जो रोडवेज एंड रेलवेज उस टॉपिक को ऑलरेडी फर्स्ट 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और ये थर्ड वीडियो है और थर्ड वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम वीडियो को स्टार्टिंग में ही ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन जो नेटवर्क है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो नंबर 2 में। लेकिन इस वीडियो में स्टार्टिंग में हम इन जो रेलवे नेटवर्क्स हैं इन रेलवे नेटवर्क की लोकेशन वर्ल्ड मैप में जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा रेलवे लाइंस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनकी लोकेशन कहाँ है, टर्मिनल स्टेशन कहाँ पे, कौन सी वाटर बॉडी को ज्वाइन करते हैं, एवरीथिंग जो मैप वर्क के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले है रेलवे लाइन जो ट्रांस कॉन्टिनेंटल लाइन है, इनको हम लोकेट करेंगे इन वर्ल्ड मैप में। पहले ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन होती क्या है? ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन, ट्रांस मीन्स टू मूव अक्रॉस, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट के बीच में रेलवे लाइन, ठीक है, वो रेलवे लाइन जो किसी कॉन्टिनेंट के दो एक्सट्रीम एंड्स को आपस में ज्वाइन करती हैं, चाहे वो ईस्ट टू वेस्ट हो, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, उनको ज्वाइन करेंगी तो उनको हम बोल देते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे लाइन। ऑलमोस्ट हर कॉन्टिनेंट में ये रेलवे लाइन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। चलिए फर्स्ट रेलवे लाइन जो 12th क्लास के सिलेबस में है वो है ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। ये कहाँ पे है? ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन आप देख सकते हो यहाँ पे इस साइड में वैनकूवर है और वैनकूवर से लेके ये रेलवे लाइन जाती है हैलीफैक्स तक। तो ये हैलीफैक्स का पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है HALIFAX और इस साइड में है वैनकूवर। इनको ज्वाइन करने वाली रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस कैनेडियन रेलवे लाइन। काफ़ी रोल प्ले करती है ये कनाडा में। इसको इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा बोलते हैं क्योंकि इकॉनमी को रन करने में काफ़ी हेल्प करती है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन में रोल प्ले करती है। बिगेस्ट मार्केट को ज्वाइन कर रही है ये, कनाडा की बड़ी बड़ी मार्केट को ज्वाइन करती है, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया को ज्वाइन करती है, इंडस्ट्री में काफ़ी रोल प्ले करती है, एस्टेब्लिशमेंट में जो कैनेडियन पार्ट है। तो इसलिए इस रेलवे लाइन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इसके वेस्टर्न साइड पे वैनकूवर है, ईस्टर्न साइड के ऊपर हैलीफैक्स है जो न्यू फाउंडलैंड रीजन में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट रेलवे लाइन, उसका नाम है यूनियन पैसिफिक रेलवे। यूनियन पैसिफिक रेलवे यहाँ से शुरू होती है इस साइड और ये ज्वाइन होती है न्यूयॉर्क के साथ, यहाँ पे न्यूयॉर्क। ओके, तो इस एरिया में पड़ता है सैन फ्रांसिस्को टू यूएस के न्यूयॉर्क में ये ज्वाइन करती है रेलवे लाइन। इसका रेलवे का नाम है यूनियन पैसिफिक। कौन सी है? यूनियन पैसिफिक रेलवे लाइन। ये रेलवे लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक। एंड ये रेलवे लाइन भी यूएसए की इकॉनमी में काफ़ी रोल प्ले करती है क्योंकि ये रेलवे लाइन सबसे पहले 2 मेन पोर्ट्स को ज्वाइन करती है, सैन फ्रांसिस्को विद न्यूयॉर्क, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अनदर वन, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सटेंड को और एक्सट्रीम पॉइंट को ज्वाइन करती है। बिगेस्ट मार्केट हैं और हाईली पॉपुलेटेड जो स्टेट्स हैं यूएसए की, उनको आपस में ज्वाइन करती हैं। अनदर वन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन हैं जहाँ अपलेशियन रीजन इज़ देयर, ग्रेट लेक रीजन है, यहाँ पे जो इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट है और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है उसमें रेलवे लाइन काफ़ी रोल प्ले करती है। और यहाँ पे यदि सैन फ्रांसिस्को ने यूरोप के साथ ट्रेड करना है तो ये रेलवे लाइन काफ़ी रोल प्ले करती है क्योंकि जो मटेरियल है जब ये न्यूयॉर्क पहुँच जाता है तो उसको बाय वाटर यूरोप को भेज दिया जाता है। तो इसलिए इस रेलवे लाइन की काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो मैं कह सकता हूँ डिमांड है इन यूएसए। चलिए साउथ अमेरिका में ऐसा सच कोई रेलवे लाइन ट्रांस कॉन्टिनेंटल नहीं है, लेकिन अदर लोकल रेलवे लाइंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड वो रेलवे लाइन ब्राज़ील में जो यहाँ पे शुगर केन और कॉफ़ी कल्टीवेशन काफ़ी हाई स्केल पे होता है। एंड वेंजुएला में आपको ऑयल का प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई स्केल पे है। कॉपर जो है वो आपको चिले एरिया में काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो वो सारा मिनरल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और ऑयल प्रोडक्ट को शिफ्ट करने में रेलवे काफ़ी रोल प्ले करती है। लेकिन इस एरिया में रेलवे का
जो लार्जेस्ट नेटवर्क नहीं है। क्यों? अमेजोन फॉरेस्ट आर देयर। अमेजोन फॉरेस्ट की वजह से स्पेस काफ़ी कम है, ज़्यादा एरिया डेंस फॉरेस्ट से कवर है और वाइल्ड लाइफ का कंसंट्रेशन काफ़ी हाई स्केल पे मिलता है, इसलिए इस एरिया में आपको रेलवे लाइंस काफ़ी कम मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न अमेरिका। चलिए अभी बात करते हैं हम यूरोप में। यूरोप में जो रेलवे लाइन है, सबसे पहले वो रेलवे लाइन का नाम जो है वो ट्रांस साइबेरियन की बात करेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, इस साइड से। यहाँ पे जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। कौन सा है? सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक। व्लादिवोस्तोक यहाँ पड़ता है, यहाँ इस एरिया में। तो ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है। ठीक है, जो दो कॉन्टिनेंट को आपस में ज्वाइन करती है। रशिया एक ऐसा कंट्री है जो दो कॉन्टिनेंट में स्प्रेड ओवर हुआ है। इसका इतना पार्ट यूरोप में आता है, ऑलमोस्ट 25% एरिया। ठीक है, यूरोप, एंड बाकी का पार्ट इज इन एशिया। तो ये रेलवे लाइन यूरोप और एशिया को आपस में ज्वाइन करती है। यूराल माउंटेन है जो यूरोप और एशिया को आपस में अपार्ट करते हैं, मतलब रशियन एशियाटिक रशिया और यूरोपियन रशिया, उनको सेपरेट किया जाता है। ये रेलवे लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यूरोप में जो रशियन पार्ट है वहाँ पे मॉस्को बहुत बड़ा सेंटर है, इंडस्ट्रियल पॉपुलेटेड सेंटर है। एंड उसके बाद इरकुत्स्क एंड चिता, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटर हैं। एक फर सेंटर इज़ देयर, ठीक है, एंड कमर्शियल सेंटर इज़ देयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े एरियाज हैं, इनको रेलवे के थ्रू ज्वाइन किया जाता है। अनदर वन, ये रेलवे बाकी नेबरिंग कंट्री के साथ ट्रेडिंग में काफ़ी बड़ा हेल्प करती है। दूसरा, ये बाल्टिक सी को सी ऑफ ऑस्टॉक से ज्वाइन करती है यहाँ पे। एंड बाकी उसके बाद ये जापान और बाकी चाइना के दूसरे एरिया के साथ भी वाई वाटर ट्रेडिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। और ये ओनली रेलवे लाइन है यूरोप और एशिया के बीच में कनेक्शन बनाती है। ठीक है, तो ये रेलवे लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, इसको मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट रेलवे लाइन की जब हम बात करें, वो रेलवे लाइन है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे। ओरिएंट एक्सप्रेस में थोड़ा सा मैं आपको जूम कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लैरिटी से दिख जाएं। ओके, ओरिएंट एक्सप्रेस जो रेलवे लाइन है वो पेरिस को इस्तांबुल से ज्वाइन करती है। इस्तांबुल इज़ इन टर्की। ठीक है, तो यदि हम टर्की का लोकेशन देखें यहाँ पे इस साइड पे टर्की, तो इस्तांबुल को ज्वाइन करती है, पूरे ये यूरोप के मिडल में से पास करेगी। यहाँ पे यू कैन सी इस पार्ट से ऐसे ज्वाइन करती है। इस रेलवे लाइन का नाम है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन, ORIENT, ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन, जो पेरिस यूरोप को इस्तांबुल टर्की वाले पार्ट से ज्वाइन करती है। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है, मेन तो ये है। और जनरली क्रॉसिंग थ्रू द हार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के हार्ट मतलब दिल से निकलती है और बिल्कुल मिडल ऑफ यूरोप निकलती है और डेवलप्ड कंट्री को ज्वाइन करती है, काफ़ी रोल प्ले करती है। इस रेलवे लाइन का नाम है ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे लाइन। इसके साथ ही एक और रेलवे लाइन है यूरोप में, उसका नाम है जो यूरो टनल। ये बेसिकली अंडरग्राउंड रेलवे लाइन है। ये लंदन यहाँ पड़ता है इन UK इंग्लैंड, एंड अनदर वन इज़ पेरिस यहाँ है, फ्रांस की कैपिटल, इसको ज्वाइन करती है। इसकी यूनिकनेस क्या है, ये अंडरग्राउंड क्यों है? क्योंकि इस UK और ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के बीच में गैप है। यहाँ पे वाटर चैनल है कि इनको जो सेपरेट करती है, उसका नाम है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल के नीचे से ये रेलवे लाइन को बनाया गया है, कुछ अंडरग्राउंड रेलवे लाइन है। एंड इस रेलवे लाइन को बोला जाता है यूरो टनल। ये इसको बेसिकली UK कंट्रोल करता है और यूरोपियन यूनियन फंडिंग करता है इसको बोल देते हैं यूरो टनल रेलवे लाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन आपको यहाँ पे दी हुई है। तो ये कुछ रेलवे लाइंस थी जो आपको मैप में पता होना चाहिए और वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में जो लोकेट करती हैं। एक लास्ट रेलवे लाइन है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं। वो रेलवे लाइन है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में पास। तो ये रेलवे लाइन का नाम है, यहाँ देख सकते हैं,
पर्थ टू सिडनी, यहाँ पर्थ टू सिडनी के बीच में ये रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस स्ट्रॉस रेलवे लाइन, STRAUT, स्ट्रॉस रेलवे लाइन। ये पर्थ टू सिडनी ज्वाइन करती है। यहाँ पे आता है पैसिफिक ओशन इस साइड में, एंड यहाँ जो रेलवे लाइन है, वेट कीजिए जी, यहाँ जो रेलवे लाइन है पर्थ टू सिडनी, ये रेलवे लाइन पर्थ थ्रू सिडनी है, एंड ये इंडियन ओशन है, एंड यहाँ इसको बोल देते हैं पैसिफिक ओशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे लाइन है, इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। एंड ये रेलवे लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बड़ी बड़ी मार्केट को ज्वाइन कर रही है। कालगुरली गोल्ड माइन है यहाँ पे, एंड ब्रोकन हिल्स हैं, पोर्ट अगस्ते है, स्पेंसर गल्फ है। उसके बाद बड़ी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड जो सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको ज्वाइन करती हैं, पोर्ट को ज्वाइन कर रही हैं, और न्यूजीलैंड के साथ ट्रेडिंग करने में काफ़ी रोल प्ले करती है। ये रेलवे लाइन पूरे डेजर्ट एरिया से क्रॉस करती है, जो ऑस्ट्रेलियन ग्रेट डेजर्ट है, इसलिए इस रेलवे लाइन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे लाइंस थी जो पूरे वर्ल्ड की रेलवे लाइंस हैं, एंड इनको याद रखना ज़रूरी है, इनकी लोकेशन को भी, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक जो हम करना चाह रहे थे, ठीक है। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है अभी जो हम शुरू करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट। जी मैंने सारा आपको बता दिया है, इस्तांबुल वगैरह, इनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी रोल प्ले करता है। पहले तो वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे मैं ओल्डेस्ट नहीं कह सकता, लेकिन सेकेंड ओल्डेस्ट जो रूट आपको मिलेगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। एंड सबसे ओल्डेस्ट लैंड ट्रांसपोर्ट है, सेकंड वन वाटर ट्रांसपोर्ट है। मोस्ट ऑफ द जो कॉन्टिनेंट हैं और कंट्रीज़ हैं आर कनेक्टेड विद वाटर बॉडीज़, चाहे वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, इसलिए वाटर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन नेचुरल वे है, नेचुरल वे भी है, और मोस्ट ऑफ द जो कॉन्टिनेंट्स हैं आर कनेक्टेड विद इट, मतलब मोस्ट कनेक्टिविटी वी कैन से, हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है नेचुरल वे है, कुदरती रास्ता है, मतलब इसमें कुछ आपको नई चीज़ कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पानी एक नया रास्ता और ओपन और नेचुरल रास्ता देता है, जिसके थ्रू आप मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वन एरिया टू अनदर एरियाज़ में। चलिए उसके बाद यदि हम वाटर ट्रांसपोर्ट देखते हैं तो चीपेस्ट है, सबसे चीपेस्ट भी है और सबसे कन्वीनियंट भी है, ठीक है। तो वो सारी कुछ इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको दिमाग में रखनी है कि वाटर ट्रांसपोर्ट को क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड वाइडर है, बल्कि गुड्स को मटेरियल को मूव कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेचुरल वे है, ठीक है, नो मेंटेनेंस कॉस्ट है, चीपेस्ट है। तो वो सारी चीज़ें आपको करैक्टरिस्टिक्स में लिखनी होंगी। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट की कुछ करैक्टरिस्टिक्स लिखें, एंड यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ मच चीपर दैन द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसकी एडवांटेज बतानी है, तो मैंने बता ही दिया, चीपर है, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन ऑफ वाटर जो है फार लेस देन ऑफ द लैंड है, ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा है वाटर में एज़ कम्पेयर टू लैंड। अनदर वन इज़ एनर्जी कॉस्ट बहुत लोअर है, फ्यूल कंजप्शन बहुत कम होती है, क्योंकि वाटर में मूवमेंट रहता है जो शिप को हेल्प करेगा मूव करने में एक एरिया से अनदर एरिया में। एंड अनदर वन कोई रूट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं आती इसके ऊपर। एंड लिंक्ड विद ईच अदर कैन बी ट्रेवल्ड विद शिप ऑफ वेरियस साइज, तो कोई शिप साइज का लिमिटेशन नहीं है, जब बड़ा वे है तो बड़े बड़े शिप भी एक साथ निकल सकते हैं इस एरिया से। एंड ओनली नीड पोर्ट फैसिलिटी, सिर्फ इनको पोर्ट फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि पोर्ट जो होंगे वो वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड होंगे, जहाँ पे आप लोडिंग अनलोडिंग और शिप को कुछ टाइम के लिए स्टे करके वहाँ पे पार्क करके रख सकते हो, ठीक है। तो पोर्ट एंड हार्बर फैसिलिटी शुड बी देयर। यदि हम बात करते हैं सी एंड ओशनिक रूट्स, कौन कौन से सी और ओशनिक रूट हैं बच्चे, जे 3 मार्क्स में एडवांटेज पूछा जा सकता है, एंड 5 मार्क्स में आपको ओशनिक रूट पूछे जा सकते हैं। ओशनिक रूट्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं, एंड लैंड के कंपैरिजन में एयर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में ओशन ट्रांसपोर्ट है बहुत चीपर है। एंड हॉलेज मीन्स होता है बल्कि गुड्स, ठीक है, बल्कि मटेरियल को आप मतलब जो कंटेनर्स होते हैं उनको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लेके जा सकते हो, लेकिन इसका एक ही बस ड्रॉबैक है कि टाइम कंजप्शन ज़्यादा है,
स्पीड कम है एज़ कम्पेयर टू द एयरवेज और लैंड ट्रांसपोर्ट, वो चीज़ दिमाग में रख लेना। ओके, तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जब टाइम बाउंडेज कोई नहीं होगी, चीपर ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो वाटर विल बी वन ऑफ द बेस्ट। ओके, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन में आज के टाइम में कुछ मॉडर्न जो पैसेंजर लाइनर वगैरह शिप्स आ गए हैं, रेफ्रिजरेटर एंड इक्विपमेंट, रडार, ठीक है, वायरलेस एंड अदर नेविगेशन जो एड्स हैं, जिन्होंने क्या किया है कि वाटर ट्रांसपोर्ट के बीच में काफ़ी एफिशिएंसी और इम्प्रूवमेंट लेके आए हैं। एंड आज के टाइम में 75% जो ट्रेड है डन थ्रू वाटर बॉडी, थ्रू शिप्स। इन चीज़ को दिमाग में रख लेना। ओके, एंड रेफ्रिजरेटर जिसके बीच में लगाने का मीनिंग ये होता है कि जब टाइम टेकन ज़्यादा होगा तो आपका जो मटेरियल, सपोज आपने कुछ पेरिशेबल मिल्क आइटम, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह जो आपने भेजे हैं दूसरे एरियाज में, वो ख़राब कभी नहीं होते, उनकी फ्रेशनेस मेंटेन रहती है। ठीक है, तो दैट्स वाई रेफ्रिजरेटर को वहाँ इंस्टॉल किया गया है। यदि हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो रूट्स हैं, हम इन रूट्स को यहाँ से नहीं पढ़ेंगे एंड हम सीधे चलते हैं जो आपके मैप से, क्योंकि मैप से चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी एंड एक्सप्लेनेशन ये ऑलरेडी आपको यहाँ दी हुई है। चलिए पहले मैप पे चलते हैं कि कौन कौन से रूट्स हैं, वहाँ पे कैसे कैसे इनको लोकेट किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं रूट्स। ठीक है, सबसे पहला जो रूट आपको दिया हुआ है, मैं बुक के हिसाब से भी चल सकता हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकता है, तो आपको मैप से चीज़ें समझनी है, कौन कौन से एरियाज़ हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, एंड सबसे पहले जो ओशनिक रूट इम्पॉर्टेंट है इस पूरे रूट में, वो है नॉर्थ अटलांटिक रूट। नॉर्थ अटलांटिक रूट पहले है कौन सा? नॉर्थ अटलांटिक रूट की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक पहले आपको पता होना चाहिए किस एरिया में है। तो ये जो एस टाइप, यहाँ पे यू कैन सी हियर एस टाइप आपको ओशन मिलता है, इसको बोल देते हैं अटलांटिक ओशन। विच वन? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के दो साइड्स हैं, क्योंकि इक्वेटर लाइन पूरे जो आपका ग्लोब है उसको दो हिस्सों में बांट दिया पूरे वर्ल्ड को, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। तो अटलांटिक ओशन भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक नॉर्थ अटलांटिक, एक साउथ अटलांटिक। ओके, ऐसे ही पैसिफिक ओशन है, वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जो है नॉर्थ पैसिफिक एंड नीचे है साउथ पैसिफिक। तो ये भी दो डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। ठीक है, और यहाँ पे आता है इंडियन ओशनिक रूट है। बाकी के जो रूट्स होंगे उनको वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आपको इन ओशन के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट के यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई कौन सा ओशनिक रूट कहाँ पे है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है एंड ऑल। ठीक है, पता होना चाहिए। चलिए पहले हम बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक के बारे में। नॉर्थ अटलांटिक रूट इज़ हेयर। ठीक है, ये पहला मैंने यहाँ से शुरू क्यों किया है, ये सबसे बिजिएस्ट रूट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इनको ना बिग ट्रंक रूट बोलते हैं, बिग ट्रंक रूट, बिग ट्रंक रूट। ठीक है, डायरेक्ट रूट बोल सकते हैं, ठीक है, और बिग ट्रंक रूट बोल सकते हैं। काफ़ी फास्टेस्ट वे ऑफ जो ट्रेडिंग है इस रूट के थ्रू। अभी इसको बिजिएस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट इज़ सराउंडेड बाय मोस्ट डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप देखिए, एक साइड से यूरोप है ये सारा एरिया, एक साइड से नॉर्थ अफ्रीका है, एक साइड से यहाँ पे यूएसए और कनाडा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी इस रूट के थ्रू जो अपना ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस रूट को हम बोल देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशनिक रूट, पता होना चाहिए। ओके, चलिए हम अभी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि ओशनिक रूट्स को कनेक्ट कौन करता है, पोर्ट कनेक्ट करते हैं, तो हमें पहले इस एरिया में कौन कौन से पोर्ट भी हैं उनको भी देखना है, और वो कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें मूवमेंट होती है गुड्स की, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूट है और जो मैं कह सकता हूँ कि सी पोर्ट है, वो है बैटल हार्बर, कनाडा में ईस्टर्न साइड पे पड़ता है, एंड यहाँ पे न्यूयॉर्क है यूएसए में ईस्टर्न साइड पे पड़ता है, एंड न्यू ऑरलैंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो हो गए नॉर्थ अमेरिकन साइड। ओके, आगे चलते हैं यूरोपियन साइड। यूरोपियन साइड लंदन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ केप, लंदन इंग्लैंड में पड़ता है, नॉर्थ केप पड़ता है नॉर्वे में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो सी पोर्ट है। आगे हम्बर्ग, हम्बर्ग पड़ता है जर्मनी में, जर्मनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशनिक रूट में काफ़ी रोल प्ले करता है, ये सी पोर्ट। ओके,
उसके बाद पनामा एंड कॉलन, तो ये भी थोड़े बहुत रूट्स हैं जिनको नॉर्थ अटलांटिक ओशनिक रूट के अंदर कवर किया जाता है। चलिए, इसके बाद ये जो पोर्ट्स हैं, तो यहाँ से कौन सी चीज़ें मटेरियल शिफ्ट होता है, लंदन और हम्बर्ग से कौन सी चीज़ें शिफ्ट होती हैं टू नॉर्थ अमेरिकन साइड। अब यहाँ पे देखिए, न्यूयॉर्क के पास यहाँ पे अपलेशियन रीजन है, वहाँ पे माइनिंग अच्छी होती है। माइनिंग में क्या होता है, आयरन एंड कोल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, आयरन एंड कोल, और आयरन एंड कोल को वो शिफ्ट करते हैं वन एरिया टू अनदर एरिया। न्यूयॉर्क से लंदन में आयरन एंड जो कोल है बहुत लार्ज स्केल पे जाता है, अनदर वन। इसी एरियाज़ में यहाँ पे इस साइड में आपको ग्रासलैंड मिलते हैं। ग्रासलैंड जो हैं वो हैं प्रेरीज ग्रासलैंड, वहाँ पे होती है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, यानी वीट और मैज वगैरह को कल्टीवेट किया जाता है, एंड उनको रेलवे के थ्रू कहाँ, न्यूयॉर्क लेके आएंगे, और न्यूयॉर्क लाने के बाद उसको दूसरे एरिया में शिफ्ट किया जाता है। ओके, अनदर वन, इसी एरिया में आपको डेयरी फार्मिंग मिल जाता है, कनाडा और यूएसए के कुछ पार्ट्स में, एंड वहाँ से मटेरियल को, मिल्क प्रोडक्ट को दूसरे एरिया में मूव किया जाएगा। ठीक है, बैटल हार्बर, यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे दो जो ओशनिक करंट्स हैं वो आपस में ज्वाइन करती हैं, लैब्राडोर एंड न्यू फाउंडलैंड। तो यहाँ पे फिशिंग अच्छी होती है, वो फिशिंग सारी लंदन पहुँचाई जाती है थ्रू शिप। ओके, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम्बर्ग जो जर्मनी वाला पार्ट है, बेसिकली ये पोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जर्मनी गाड़ियों के लिए, स्पेयर पार्ट्स के लिए काफ़ी फेमस है, तो वहाँ से गाड़ियों का स्पेयर पार्ट और मशीनरी वगैरह को मूव किया जाता है टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इन ट्रेडिंग बेस के ऊपर ही इंटायर नॉर्थ अटलांटिक जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी रन करती है, वो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट यदि हम बात करें जो नेक्स्ट ओशनिक रूट है, हम साउथ के साथ ही शुरू करेंगे, अटलांटिक का सदर्न पार्ट। तो अटलांटिक का सदर्न पार्ट आप देख सकते हो, अटलांटिक के सदर्न पार्ट में कौन सा हिस्सा आता है, ये सारा हिस्सा आता है ये। चलिए, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सी पोर्ट कौन कौन से हैं। सी पोर्ट है बेलम, यहाँ पे दिया बेलम, एंड अनदर वन है जेनेरियो, ब्राज़ील में है, एंड मोंटेविडियो। मोंटेविडियो जो है यूरुग्वाई का जो एक कैपिटल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड ये सारा एरिया जो मैं यहाँ बता रहा था, यहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेशन अच्छा होता है, यहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और अनदर वन इज़ ये एरियाज़ में जो अर्जेंटीना वाला एरिया है, मतलब यूरुग्वाई से थोड़ा नीचे अर्जेंटीना का एरिया है, अर्जेंटीना के एरिया में आपको पंपास ग्रासलैंड मिलते हैं, वही एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। तो ये सारे जो प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे विल बी शिफ्टेड टू अफ्रीका एंड विल बी शिफ्टेड टू यहाँ पे दूसरे हिस्सों में, जैसे रेडियो जेनेरियो, मोंटेविडियो, वहाँ उस एरिया में इसको शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, एंड और किन एरियाज में जो ये अपना मटेरियल शिफ्ट करते हैं आप देख सकते हो। मोंटेविडियो अपना मटेरियल लंदन को भेजता है, एंड यहाँ से रियो डी जेनेरियो से ये चीज़ न्यूयॉर्क को भी भेजी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं काफ़ी, और आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एंड उसके बाद यदि हम देखें तो बाकी कौन से पोर्ट के साथ ये कनेक्टेड है, तो अफ्रीकन पोर्ट के साथ ये कनेक्टेड होगा। तो इम्पॉर्टेंट इस पार्ट का नाम है केप टाउन, आप देख सकते हो यहाँ पे केप टाउन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, जो आगे जाके किसके थ्रू, न्यूयॉर्क के साथ कनेक्ट होता है, और न्यूयॉर्क से मटेरियल को लंदन में भेजा जाता है। ठीक है, यहाँ से भी यूरोप के कई हिस्सों में मटेरियल को सेंड किया जाता है, लेकिन जो रूट सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो होगा साउथ अटलांटिक, याद रखना। ओके, चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं पैसिफिक। तो पैसिफिक का आप देख सकते हो, पैसिफिक दो हिस्सों में डिवाइड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ पैसिफिक है। पहले बात करते हैं नॉर्थ पैसिफिक की। नॉर्थ पैसिफिक काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट जो ओशनिक रूट है, बेसिकली किन किन जगहों को, किन किन जो ओशनिक रूट्स हैं उनको और पोर्ट को ये ज्वाइन कर रहा है। पहले बात करते हैं कनाडा साइड, मतलब नॉर्थ अमेरिका साइड, वैंकूवर आ गया, वैंकूवर सैन फ्रांसिस्को आ गया, उसके बाद पनामा है। तो ये तीन मेजर पोर्ट्स हैं वेस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ज्वाइंड बाय द वी कैन से रूट, जो नेम ऑफ द रूट इज़ नॉर्थ पैसिफिक रूट, ओशनिक रूट्स, याद रखना।
ऑन द अदर साइड जिनके साथ ये कनेक्टेड हैं वो है योकोहामा, जापान में पड़ता है, शंघाई हांगकांग ये चाइना में पड़ते हैं, सिंगापुर एशिया में पड़ता है, मतलब एशिया सिंगापुर, सिंगापुर सिटी। तो ये सारे पोर्ट्स आर कनेक्टेड विद हॉनोलुलु। हॉनोलुलु एक फ्यूलिंग पोर्ट है, मतलब जो लंबी रास्ते के ऊपर शिप होते हैं उनको फ्यूलिंग, मशीनरी चेकिंग, रिपेयरिंग, उसके लिए हॉनोलुलु पोर्ट को बनाया गया है। हार्बर भी है कि कई बार तूफ़ान या कुछ और चीज़ें हो जाएं, नेचुरल कैलेमिटी, तो वहाँ पे शिप को पार्क किया जाता है ताकि नुकसान ना हो। ठीक है, तो बाय हॉनोलुलु इट इज़ कनेक्टेड विद पनामा। ठीक है, एंड यहाँ से पनामा हॉनोलुलु कनेक्टेड विद योकोहामा, सिंगापुर, हांगकांग। तो एशिया को नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करने वाले जो ओशनिक रूट हैं उसका नाम है नॉर्थ पैसिफिक रूट, नॉर्थ पैसिफिक। जापान में फिशिंग अच्छा होता है तो फिश यहाँ पहुँची थी। ठीक है, एंड इस एरिया में प्रेरीज हैं, प्रेरीज में आपको वीट, मिर्च, ठीक है, वो एरिया, ग्रासलैंड, डेयरी फार्मिंग अच्छी होती है। तो वो सारी चीज़ें कहाँ सेंड की जाएंगी, इन दिस साइड, यहाँ पे शंघाई, हांगकांग एंड और वहाँ भेजी जाएंगी। और कुछ लेदर कोड्स हो गई, यूरेनियम, थोरियम, ये सारी चीज़ें भी शिफ्ट की जाती हैं वन एरिया टू अनदर एरियाज में। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ पैसिफिक रूट। यदि हम बात करते हैं साउथ पैसिफिक रूट की, साउथ पैसिफिक रूट भी काफ़ी रोल प्ले करता है। साउथ पैसिफिक रूट में बेसिकली ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका के इन बिटवीन ये जो रूट है ये चलने वाला है। ठीक है, आप इस रूट के थ्रू यदि हम देखें तो इम्पॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं वो हैं पर्थ, उसके बाद सिडनी, देन मेलबॉर्न, उसके बाद फ्रीमेंटल एंड ऑकलैंड। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में पड़ता है। तो ये कुछ पोर्ट्स आर देयर, तो जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पोर्ट्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं जो आगे जाके साउथ अमेरिकन एरियाज़ के कुछ पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं और ट्रेडिंग होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसमें वेलप्रासो का नाम याद रखना है। ये आपको मिलता है चिले में, चिले का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है वेलप्रासो। रियो डे जेनेरियो जो ब्राज़ील में ही ऑलरेडी बता दिया। कलाऊ जो आपको पेरू में मिलता है। एंड उसके बाद आपका जो मैंने पनामा बता दिया, जो पनामा सिटी का पोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पनामा कैनाल भी बनती है। और इस पोर्ट के थ्रू जो चीज़ें हैं उनको एक्सचेंज किया जाता है वन एरिया टू अनदर एरियाज में। ठीक है, तो ये रूट का नाम है साउथ पैसिफिक रूट्स। ठीक है, एंड बड़ी सिटी को ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करता है, जैसे मेलबॉर्न, सिडनी, पर्थ, जो 3 बड़ी सिटी हैं। एडिलेड इज आल्सो देयर, तो इनको दिमाग में रख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आर देयर। एंड इसके बाद यदि हम बात करते हैं मेन रूट, वो है अरेबियन सी और टू इंडियन ओशन रूट। ठीक है, अरेबियन सी ये दिया है, अरेबियन सी टू यूरोप भी है, एंड अरेबियन सी और इंडियन ओशन टू यूरोप रूट भी दी है। इसको भी हम दिमाग में रख लेंगे। सबसे पहले शुरू में बिगनिंग में क्या होता था, बिगनिंग में यूरोप के साथ जो ट्रेडिंग होती थी वो एशिया की पूरा अफ्रीका घूम के आते थे। यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ देख सकते हो ये सारा। तो यदि सपोज मुंबई से कोई मटेरियल को लेके आना है तो मुंबई से पहले ये चीज़ मुंबई जाएगी, मुंबई से एडन जाएगी, एडन से ये चीज़ मोम्बासा जाएगी, मोम्बासा मेडागास्कर के पास से डरबन, देन केप टाउन, उसके बाद पूरा अफ्रीका घूम के ये यूरोप में एंटर होती थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि इस एरिया में ना, यहाँ पे ये एरिया में सोमालिया, केनिया है ना, हॉर्न अफ्रीका के पास, यहाँ पे ना पायरेट्स ज़्यादा थे। पायरेट्स मीन्स जो होते हैं जैसे समुद्री लुटेरे, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता था ट्रेडिंग एक्टिविटी का। शिप को रास्ते में लूट लेते, कुछ फिरौती मांगते या कुछ भी नुकसान करते हैं और तो उस इनसिक्योरिटी के लिए ट्रेडिंग काफ़ी इफेक्ट होना शुरू हो गया। तो शुरू में इन सभी पोर्ट्स को यूज़ किया जाता था जो मैं पोर्ट आपको बता दिया है, जिसमें मुंबई पोर्ट है, एंड मुंबई के बाद एडन है, देन मोम्बासा। एडन इज़ इन बेसिकली जो पोर्ट आपको दिया है वो अरेबियन पेनिसुला में है, एंड मोम्बासा इन अफ्रीका में है, सोमालिया वाले पार्ट में। डरबन साउथ अफ्रीका में है, केप टाउन भी साउथ अफ्रीका में है। उसके बाद ये कनेक्ट करता है पूरे यूरोप के लिस्बन एंड फ्रांस, पेरिस जो भी दिया हुआ है उन सभी पोर्ट्स के साथ। ठीक है, आगे लंदन के साथ ये ट्रेडिंग करते हैं। चलिए, लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए, इन पायरेट से बचने के लिए ब्रिटिश ने अपने टाइम में एक नया रूट फाइंड आउट किया। मुंबई से उन्होंने एडन तक लेके गए, देन रेड सी में एंटर हो गए। यहाँ पे रेड सी में एंटर होंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता था, थोड़ा सा कितना 180 किलोमीटर का, इसको कट किया गया।
जब उसको कट किया वहाँ पे कैनाल बनाई गई, उस कैनाल का नाम था सुएज कैनाल, यहाँ पे नाम दिया सुएज कैनाल। देन काफ़ी इजी हो गया कि रेड सी के थ्रू यूरोप में एंटर होना और पूरे यूरोप के साथ ट्रेडिंग की जा सकती थी। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी, जो लूटिंग थी, रॉबरी, वो ख़त्म हो गई। दूसरा टाइम सेविंग हो गया, रास्ता भी सेव हो गया, मतलब कॉस्ट सेविंग होगी, हमारा ज़्यादा खर्चा नहीं आना शुरू हुआ। तो अप्रॉक्सीमेट 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस फ़र्क पड़ा है इसके थ्रू, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। और इसलिए इस जो सुएज कैनाल थी जहाँ पे, इसको बोलते थे जैंगुलर वेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर याद रखना, मतलब ब्रिटिश एम्पायर में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाली, एक नस का काम करने वाली, इसको हम बोलते थे सुएज कैनाल। काफ़ी बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है, इसको दिमाग में रख लेना, जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता था बाया अफ्रीका, ठीक है। एंड कुछ और पोर्ट भी हैं जो एशिया के कुछ हिस्सों को आपस में बांटते हैं, जिसमें कोलकाता है, मुंबई दिया हुआ है, एंड कोलंबो इज़ इन श्रीलंका में पड़ता है। कराची इज़ इन पाकिस्तान, उसके साथ में हमारा बाय वाटर कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ देयर, ये होता है। अनदर वन, यहीं से इंडिया और कोलकाता से मटेरियल को हांगकांग की तरफ आप देख सकते हो, सिंगापुर की तरफ, एंड यहीं से पर्थ और यहाँ से मेलबॉर्न की तरफ भेजा जाता है, जिससे ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी लार्ज स्केल पे होने वाली है, ठीक। यदि इसके बाद हम मेन रूट और देखें, पहले मैं इनलैंड वाटरवेज बता दूं, नॉट इनलैंड मतलब मेन लेक्स, जो लेक्स हैं जिन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया है, वो लेक दो हैं। पहला है पनामा, यहाँ पे देखिए पनामा लेक है। पनामा सिटी में लेक बना हुआ है, जो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से ज्वाइन करता है। इसका भी सेम ही बेनिफिट है। सपोज आपने यहाँ से सैन फ्रांसिस्को से मटेरियल को न्यूयॉर्क भेजना है, तो बाय रेलवे भेजा जाएगा, जो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। यदि चीपेस्ट भेजना है तो आपको ये पूरा पार्ट घूम के जाना पड़ेगा, देन यू विल एंटर इन न्यूयॉर्क, है ना। तो ये रास्ता काफ़ी लंबा पड़ जाता था, लेकिन इसलिए यहाँ पनामा के कुछ एरिया से एक कैनाल, मैन मेड कैनाल जो बनाई गई, ठीक है, और काफ़ी जिग-जैग पार्ट है, और इस कैनाल ने पूरा साउथ अमेरिका को जो घूमने वाला कंसेप्ट था उसको स्किप कर दिया, ठीक है। अभी आप सैन फ्रांसिस्को से सीधा पनामा जाओ, बीच में एंटर करो, नाउ यू आर इन पैसिफिक अटलांटिक, उसके बाद आप न्यूयॉर्क के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर। और दिस इज़ द रोल ऑफ पनामा कैनाल। पनामा कैनाल के दो टर्मिनल स्टेशन थे, एक पोर्ट कॉलन, एक पोर्ट पनामा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसको वाइड करने की अभी जो प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि विड्थ कम होने के कारण सिर्फ वन शिप वन टाइम ही पास कर सकता है। चलिए, यदि हम बात करें नेक्स्ट जो उस कैनाल की, वो सुएज कैनाल है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सुएज कैनाल बेसिकली इजिप्ट के एरिया में है। इसके दो टर्मिनल स्टेशन है, एक है सुएज, इस साइड है पोर्ट सैड, SAID सैड, पोर्ट सैड टू पोर्ट सुएज, दोनों को आपस में ज्वाइन करती है। इसकी विड्थ जो है 180 किलोमीटर के अराउंड है। यूरोप और एशिया को ज्वाइन करती है। इसको ब्रिटिश एम्पायर का जैंगुलर वेन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप दिमाग में रख लेना। तो ये कुछ ट्रांसपोर्ट वाटर के कुछ आपको जो मैं कह सकता हूँ कि इम्पॉर्टेंट वाटर जो वेज थे। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो इसके साथ ही आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें दिया हुआ है, वो है इनलैंड वाटरवेज का। मतलब कुछ रिवर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। यदि मैं बात करूँ सिलेबस में से जो आपको दिए हुए हैं सारे इनलैंड वाटरवेज, उसमें सबसे मेन नाम आता है मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर सबसे पहले है कहाँ पे? USA में है, काफ़ी रोल प्ले करता है, और ये मिड ऑफ द USA पार्ट में क्रॉस करता है, पास थ्रू करता है। एंड अनदर वन इज़ ये आपका मेन 5 ग्रेट लेक से ज्वाइन करता है। यू कैन सी हियर, ये 5 ग्रेट लेक हैं जो कनाडा और USA के बॉर्डर के इन बिटवीन पड़ती हैं, एंड वहीं से वाटर की सप्लाई लेता है। देन ट्रैवल थ्रू साउथवर्ड, एंड यहाँ पे
लोअर मिसिसिपी में ये अपना डेल्टा बनाता है। यहाँ पे यू कैन सी हियर इन गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना ये अपना डेल्टा बनाता है। यहाँ पे ना एक पोर्ट है, मैंने यहाँ लिखवाया भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पोर्ट वो, उसका नाम है पोर्ट का नाम इज़ न्यू ऑरलेंस। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। और ये वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी हाई स्केल पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि माइनिंग एरियाज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, नेक्स्ट नेविगेशन है और एग्रीकल्चर लैंड है। तो इस पानी को इरिगेशन और इंडस्ट्रियल और बाकी के जो ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए इस पार्ट को, मतलब इस जो आपका रिवर है उसको यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यूएसए में नेम ऑफ द रिवर इज मिसिसिपी। विच वन? मिसिसिपी, ठीक है, इनलैंड वाटर वेज, आपको याद रखना है। चलिए, यदि हम नेक्स्ट वाला पार्ट याद रखें, इस जो आपका रिवर्स दिए हुए हैं उसमें यूरोप के बहुत से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। यूएसए के तो मैंने बता दिया है, एक ही है मिसिसिपी जो पूछा गया है। उसके बाद एक और है, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले आप यूरोप पे आ जाइए। यूरोप के जो वाटरवेज हैं जो आपको आएंगे और बुक में हैं भी है, लेकिन लोकेशन आपको पता होना चाहिए। उनके नाम हैं, पहला जैसे मार्क यहाँ पे किया हुआ है, वोल्गा। वोल्गा रिवर इज इन बेसिकली रशियन यूरोप है, ठीक है। रशिया यूरोप का हिस्सा जो रशिया में पड़ता है वहाँ पे ये फ्लो करता है, इसका नाम है वोल्गा। एंड अनदर जो रिवर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है रहाइन। रहाइन का नाम आपको याद रखना है यहाँ पे। एंड रहाइन बेसिकली 3 कंट्रीज़ को ज्वाइन करता है, जिसमें स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, ठीक है, एंड जर्मनी, ठीक है। रोटरडैम टू बेसल तक है। एंड रहाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इकॉनमी ऑफ यूरोप। जर्मनी और यूरोप की इकॉनमी में बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर हैं। और लास्ट रिवर जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो है, उसका नाम है दिनूब। दिनूब वाटरवेज आपको यहाँ देख सकते हो, जो लोअर यूरोप में आपको देखने को मिलता है, वहाँ फ्लो करता है। तो 3 रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो पहला है रहाइन, दूसरा है दिनूब, थर्ड है वोल्गा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर हैं, इनको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, उसके बाद यदि हम बात करें वाटरवेज इन यूएसए, एक तो मैंने मिसिसिपी आपको करवा दी है। दूसरा वाटरवेज जो है, उस वाटरवेज का नाम मैं यहीं पे आपको करवा देता हूँ, उसका नाम है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस वाटरवेज आपको कैनेडियन पार्ट से मिलता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये वाटरवेज है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस वाटरवेज। सेंट लॉरेंस वाटरवेज आपको कनाडा में मिलता है और नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी में काफ़ी रोल प्ले करता है, जो आगे जाके अटलांटिक ओशन के साथ अपना जो वाटर है वो सबमर्ज करता है, डिस्चार्ज करता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बड़े ग्रेट लेक रीजन को ज्वाइन करेगा, इंडस्ट्रियल एरिया को ज्वाइन करता है, पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। तो इसकी वजह से सेंट लॉरेंस का वाटर यूज़ बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है, ठीक है। एंड ये भी अपना जो सोर्स ऑफ पॉइंट है उन ग्रेट लेक से ही शुरू करता है, जैसे मिसिसिपी करता था। इसको दिमाग में रख लेना। दोनों में फ़र्क ही, सेंट लॉरेंस का जो ओरिजिन है कनाडा से होता है, लेकिन जो आपका मिसिसिपी है उसका यूएसए से होता है। बस दोनों में फ़र्क ये है, दोनों नॉर्थ अमेरिका के बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। यदि हम बात करें इंडिया के कुछ वाटरवेज की, क्योंकि इंडिया के वाटरवेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सेकंड बुक से आपसे पूछे जा सकते हैं। और वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये सारे इनलैंड वाटरवेज में आएंगे, ठीक है। ओशनिक रूट्स आपके जो हैं वो, ओशनिक रूट्स जो होते हैं वो आउटलैंड में आते हैं, आउटलैंड, ठीक है। और जितने रिवर के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट के नोडल बने हुए हैं वो सारे इनलैंड में आते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले वाटरवेज नंबर 1 है, इसका याद रखना, मुंबई हल्दिया टू इलाहाबाद है, गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है। 620 इसका किलोमीटर एरिया है। यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ये कुछ एरियाज़ हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
हल्दिया टू इलाहाबाद, तो इलाहाबाद ये है और हल्दिया ये है, ये वाटरवेज है, इनको दिमाग में रख लेना। नेशनल वाटरवेज नंबर 1। यदि हम बात करते हैं नेशनल वाटरवेज नंबर 2, ये धुबरी टू सादिया, तो सादिया इन अरुणाचल प्रदेश, धुबरी इज़ इन असम, तो इनको ज्वाइन करता है। टोटल 891 किलोमीटर है और नॉर्थ ईस्ट यानी असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इनको ये पानी या इरिगेशन या नेविगेशन प्रोवाइड करता है। चलिए, यदि हम बात करें नेशनल वाटरवेज नंबर 3 की, नेशनल वाटरवेज नंबर 3 आपको मिलता है केरला में, कोलम टू कोटमपुरम, ठीक है, एंड वेस्टर्न साइड के ऊपर है, 205 किलोमीटर है और ज़्यादातर स्टेट जिसको ये सर्व करता है वो केरला है। नेशनल वाटरवेज नंबर यदि 4 की बात करें तो 4 कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के ऊपर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड काकीनंदा टू पुडुचेरी एरियाज़ हैं, यहाँ पे ये वाटरवेज को बनाया गया है। 1078 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यूटी और पुडुचेरी, वे सारे इस जो वाटरवेज से ही अपना बेनिफिट लेते हैं। लास्ट वन जो है वो दिया है ब्रह्मणी एंड डेल्टा कनाल है। ब्रह्मणी डेल्टा कनाल आपको उड़ीसा के एरिया में, तलचर के एरिया में मिलती है और जो स्टेट इससे कवर होती हैं, मतलब इरीगेट होती हैं, वो उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये कुछ वाटरवेज थे जो यूरोप में और उसके बाद इंडिया में, देन नॉर्थ अमेरिका में जो इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सिलेबस में भी हैं, आपको जिस सभी को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, हम थोड़ा सा जितना भी हमने डिस्कस किया है उनको सभी पार्ट को हम जितना भी आपको करवाया गया है उसको रिवाइज कर लेते हैं और जितना हमने इस मैप के थ्रू चीज़ें की हैं वो सारी आपके उस नोट्स में दी हुई हैं, ठीक है। एंड उन सभी नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, वाटरवेज, ठीक है, जिसमें आउटलैंड, इनलैंड वाटरवेज और उन सभी का मैप के थ्रू डिस्क्रिप्शन, ओशनिक रूट्स, इनलैंड वाटरवेज, कैनाल सिस्टम, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंड इस वीडियो के द्वारा समझाया जाने वाला जो भी कंटेंट यदि आपको अच्छा लगता है और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि इस वीडियो को शेयर करने से बाकी बच्चे भी इससे बेनिफिट ले सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।